आज की कहानी का शीर्षक है तीन राजकुमारियां। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एलारिया के खूबसूरत राज्य में एक राजा अपनी तीन बेटियों अलारा, लीला और माया के साथ रहता था। आप सोच रहे होंगे कि ये तीन राजकुमारियां राज्य की रक्षा और राजा की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहती थी, लेकिन उन्हें इन सब चीजों में कोई रुचि नहीं थी। उन्हें इनसे ज्यादा रोमांच और उत्साह में रस था। वे अक्सर खुद को रोमांच और उत्साह के लिए तरसती हुई पाती थी। एक दिन जब वे अपनी इच्छाओं पर चर्चा कर रहे थे, अलारा ने कहा, मदद करो, मुझे बचाने वाला मेरा बहादुर योद्धा कहाँ है? चमकते कवच में मेरा शूरवीर कहाँ है? उसकी बहनें लीला और माया उसके ये नाटक पर हंस रही थी। वे सभी जानते थे कि यह बदलाव का समय है, लेकिन उनमें से किसी को भी एहसास नहीं था कि यह कितनी जल्दी आएगा। उस शाम राजा ने अपनी बेटियों को अपने कक्ष में बुलाया। वह उनके भविष्य और राज्य के कल्याण के बारे में बहुत चिंतित थे। बेटियां, उन्होंने कहना शुरू किया, यह हमारे पूर्वजों की प्राचीन किताब है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे खोलो। जिज्ञासा और सम्मान के साथ अलारा ने किताब खोली। पिताजी, यह किताब एक सच्चे शासक के तीन गुणों के बारे में बात करती है, दिशा की समझ, दृष्टि और हमदर्दी की। अलारा ने कहा। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। जिम्मेदारी का भार महसूस करते हुए लीला ने कहा, जो व्यक्ति इस राज्य पर शासन करेगा उसे बहादुर भी होना चाहिए। चलो सभी पड़ोसी राजकुमारों को आमंत्रित करें और एक प्रतियोगिता आयोजित करें। पिताजी, माया ने सुझाव दिया। उसका मन संभावनाओं के साथ दौड़ रहा था। जो योद्धा उन सब में से श्रेष्ठ होगा, वो इस राज्य पे शासन करने के काबिल होगा। राजा ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने सौम्य मुस्कान के साथ कहा, यह एक शानदार विचार है, लेकिन राजकुमार यहां नहीं आएंगे। आप तीनों सच्चे शासक की तलाश में राज्य से बाहर जाएंगे। अब समय आ गया है कि आप तीनों इस राज्य के सच्चे शासक को खोजने के लिए यात्रा पर निकले। मेरे लिए मेरी बेटियों को ये करना होगा। सुबह में राजकुमारियां अपने मिशन पर निकल गई। प्रत्येक ने सच्चे शासक, शायद एक राजकुमार को खोजने और उसे अपने पिता के पास वापस लाने के लिए एक अलग रास्ता चुना। उनका मानना था कि अंतिम निर्णय राजा का होगा। जैसे ही अलारा मिस्टरवुड वन से गुजरी, उसे एक भूल भुलैया मिली जिसके सामने एक जादुई परी खड़ी थी। परी ने उससे कहा, हेलो राजकुमारी, क्या आप कुछ ढूंढ रही हो? मैं एक सच्चे शासक की तलाश कर रही हूं, अलारा ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। यदि आप एक सच्चे शासक की तलाश कर रही हैं, तो आपको इस भूल भुलैया के अंत में वह मिल जाएगा। परी ने सलाह दी, ध्यान से सुनो राजकुमारी, याद रखो कि आप कहां से आई हो और अपने अगले कदम के बारे में सोचो। इससे आपको सही दिशा खोजने में मदद मिलेगी। परी की बातों को ध्यान में रखते हुए अलारा ने ध्यान से भूल भुलैया में प्रवेश किया और धीमे धीमे आगे बढ़ी। वह जानती थी कि दिशा को ध्यान में रखने से वह अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगी, और दिशा ध्यान रखते हुए अंततः वह बीच में पहुंच गई। वहां पर उन्हें फिर से परी मिली, जिसने उससे कहा, बहुत बढ़िया राजकुमारी, दिशा को ध्यान में रखते हुए आपने रास्ता खोज लिया है। अभी आप तुरंत महल वापस जाइए, वह आपका सच्चा शासक आपकी राह देख रहा है। परी ने उपहार में अलारा को एक बॉक्स दिया। नए दृढ़ संकल्प के साथ वह जल्दी से महल के लिए निकल गई। इस बीच लीला एक जंगल में पहुंची, जहां कई जानवर एक खाई के किनारे खड़े थे, जो दूसरी तरफ के हरे भरे खेतों में जाना चाहते थे। लीला को देखकर परी वहां प्रकट हुई। उसने पूछा, क्या आप खो गई हो राजकुमारी? लीला ने जवाब दिया, नहीं, मैं सही शासक के लिए जंगल में भटक रही हूं, लेकिन पहले इन जानवरों को मुझे खाई के उस पार पहुंचाना है। परी ने जवाब दिया, चिंता मत करो, जानवरों के पास एक विशेष दृश्य है। यह एक जादुई जंगल है और आप अपने दिमाग की शक्ति से एक पुल बना सकते हैं, लेकिन आपको पुल पर ध्यान केंद्रित करना होगा। परी ने आगे कहा, लेकिन सावधान रहें, अगर आपने ध्यान खो दिया तो पुल टूट जाएगा। लीला ने तुरंत ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। वह पार करने के लिए एक साधारण पुल के बारे में सोच सकती थी, लेकिन उसे उन जानवरों की परवाह थी जो हरे भरे खेतों तक पहुंचना चाहते थे। उसने एक भव्य पुल के बारे में सोचा,
लेकिन यह मुश्किल था और इस पर ध्यान केंद्रित करना कठिन था। अंततः पुल पूरा हो गया और लीला सफलतापूर्वक जानवरों को दूसरी ओर ले गई। शाबाश, थोड़े से ध्यान और स्पष्ट दृष्टि के साथ कोई भी कुछ भी हासिल कर सकता है। परी ने उसकी प्रशंसा की और उसे भी उपहार के रूप में एक बॉक्स दिया। लीला द्वारा बनाया गया पुल उनकी दूरदर्शिता का प्रतीक बना रहा। परी ने उसे महल में लौटने की सलाह दी क्योंकि सच्चा शासक वहां उसका इंतजार कर रहा था। लीला तुरंत महल के लिए वापस लौटी। दूसरी तरफ माया ने खुद को जंगल के एक छोटे से गांव में पाया। गांव वाले उससे अपरिचित थे। उनके पास जो कुछ भी था उसी में खुशी से रह रहे थे। माया ने हैरान होकर पूछा, आप क्या बात कर रहे हैं? आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतने खुश कैसे हैं? मुझे माफ कर दो राजकुमारी, लेकिन आप गलत हो, एक ग्रामीण महिला ने कहा। मेरे पास मेरे पति और बेटा है, ताजी हवा, सूरज की रोशनी, साफ पानी और खाने के लिए ताजी सब्जियां हैं। हमें और क्या चाहिए? यह जीना नहीं है। आपके पास नौकर नहीं है, माया ने तर्क दिया। वास्तव में हमें इसकी जरूरत नहीं है और हमें उनकी जरूरत भी नहीं है। हम इस बड़े जंगल में खुशी से रहते हैं, ग्रामीण ने शांति से उत्तर दिया। माया को एहसास हुआ कि घर के बारे में उसकी धारणा कितनी गलत थी। घर वह है जहां परिवार है, जहां लोग खुश और संतुष्ट है, न कि धन और आराम। वह बेहतर महसूस करने लगी और उसे अपने पिता और बहनों की याद आने लगी। वह उन्हें अपने जीवन में पाकर खुश थी। लेकिन राज्यों को जोड़ने के लिए महाराज जंगल तोड़ के मार्ग बना रहे हैं, ग्रामीण महिला ने कहा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, माया ने फैसला किया। जैसे महल मेरा घर है, वैसे ही यह उनका घर है। मैं तुरंत ही महल लौटूंगी और जंगल को नष्ट होने से रोकूंगी। हम राज्यों को जोड़ने का एक और तरीका ढूंढेंगे। तभी परी वहां प्रकट हुई। उसने लीला से कहा, आपने इन गांव वालों के लिए सच्ची हमदर्दी दिखाई है। परी ने सराहना के तौर पर उसे एक उपहार बॉक्स दिया। माया जल्दी से महल में वापस आ गई। एक सच्चे शासक की उसकी तलाश भूल गई। हुआ यूं कि तीनों बहनें एक साथ महल पहुंची और अपने अनुभव साझा किए। जैसे ही उन्होंने महल के द्वार में प्रवेश किया, उनके उपहार के बक्से जादुई वस्तुओं में बदल गए। अलारा के लिए एक छड़ी, लीला के लिए एक क्रिस्टल बॉल और माया के लिए एक दिल के आकार का ताबीज। यह क्या है? उन्होंने एक साथ आश्चर्य से कहा। प्रणाम राजकुमारियों, एक आवाज गूंजी। आपने विरासत पूरी की है। यह जादुई परी थी। राजा ने उनके सामने उपस्थित होकर कहा, मेरी बेटियों, तुमने विरासत पूरी कर ली है। वर्षों से यह राज्य उन तीन बहनों की प्रतीक्षा कर रहा था जो एक साथ शासन करेंगी। आप में तीन गुण हैं, दिशा, दृष्टि और सहानुभूति। यह राज्य आपकी सही जगह लेने के लिए आपका इंतजार कर रहा था। राजा ने आगे कहा, मैं इस राज्य का केवल एक कार्यवाहक था। बेटियां, आप सच्चे शासक की खोज में निकली थी और अंततः आपको पता चला कि वह आप ही है। बहनों को एक भव्य हॉल और शाही सिंहासन पर ले जाया गया। जैसे ही उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया, महल और राज्य उनके नए गुणों से प्रसन्न हुए। अपनी नई शक्तियों का उपयोग करके बहनों ने राज्य में पहले से भी अच्छी तरह से राज किया और इस तरह से एलारिया का साम्राज्य एलारिया की रानियों के नेतृत्व में फला फूला और वे हमेशा खुश रहे। आज की कहानी का शीर्षक है राजकुमारी गुलाब और सुनहरी चिड़िया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक दूर देश में क्रिस्टीना नाम की एक खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। राजकुमारी क्रिस्टीना के बाल सुंदर लाल थे और उसे गुलाब बहुत पसंद थे। वह हर रात अपनी बालकनी में खड़ी होकर एक मधुर गीत गाती। एक सुनहरी चिड़िया आकर उसके कंधे पर बैठ जाती और उसके सुर में सुर मिला देती। उसके गीत से पूरे राज्य में शांति आ जाती और सभी लोग गहरी आरामदायक नींद में सो जाते। लेकिन एक दिन मॉर्गन नाम की एक ईर्ष्यालु चुड़ैल ने क्रिस्टीना द्वारा अपने लोगों के लिए लाई गई खुशियों को देखा और ईर्ष्यालु हो गई। मॉर्गन ने राजकुमारी पर जादू करने का फैसला किया। अपनी छड़ी घुमाकर और कुछ मंत्रों के साथ उसने राजकुमारी क्रिस्टीना के खूबसूरत लाल बालों को कोयले की तरह काला कर दिया। उस शाम जब राजकुमारी क्रिस्टीना अपनी बालकनी पर खड़ी हुई
और गाना शुरू किया तो कुछ भयानक हुआ। मीठे सपने आने के बजाय उसके गीत के कारण राज्य में सभी को बुरे सपने आने लगे। लोग अपने बिस्तरों पर करवटें बदलने लगे और पूरे देश में नाखुशी फैल गई। मॉर्गन के जादू से होने वाली परेशानी को देखकर सुनहरी चिड़िया ने राजकुमारी क्रिस्टीना से कहा, अपने बालों को गुलाब जल से धोएं और सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। राजकुमारी क्रिस्टीना ने चिड़िया की सलाह का पालन किया। उसे गुलाब जल का एक कटोरा लिया और उसने ध्यान से अपने बाल धोए। गुलाब जल से धोते ही उसके बाल एक बार फिर लाल हो गए। उस रात जब उसने अपनी बालकनी पर गाना गाया तो राज्य बुरे सपनों से मुक्त होकर शांति से सो गया। हालांकि मॉर्गन आसानी से पराजित नहीं हुई। उसने फिर से अपना जादू चलाया और राजकुमारी क्रिस्टीना के बाल काले कर दिए। एक बार फिर सुनहरी चिड़िया ने उसे गुलाब जल का उपयोग करने के लिए कहा और एक बार फिर क्रिस्टीना के बाल लाल हो गए, जिससे राज्य में शांति वापस आ गई। यह सिलसिला कई बार जारी रहा। मॉर्गन हर बार और अधिक निराश होती गई। एक दिन मॉर्गन को गुलाब जल के बारे में पता चल गया। राजकुमारी क्रिस्टीना की खुशी को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित मॉर्गन ने राज्य से सभी गुलाबों को हटाने के लिए अपने काले जादू का इस्तेमाल किया। गुलाब के बिना क्रिस्टीना के पास अपने बाल धोने और जादू तोड़ने के लिए गुलाब जल नहीं था। असहाय महसूस करते हुए राजकुमारी क्रिस्टीना सलाह के लिए सुनहरी चिड़िया के पास गई। चिड़िया ने धीमी आवाज में कहा, एक दिन अचानक एक गुलाब तुम्हारे पास आएगा, तब तक तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी और धैर्य रखना होगा। दिन सप्ताहों में और सप्ताह महीनों में बदल गए। राज्य अंधेरे जादू के अधीन रहा। लोग हर रात बुरे सपने से त्रस्त रहते थे। राजकुमारी क्रिस्टीना दुखी और शक्तिहीन महसूस कर रही थी, लेकिन उसने सुनहरी चिड़िया द्वारा दी गई आशा को कायम रखा। एक धूप भरी सुबह एड्रियन नाम का एक सुंदर राजकुमार दूर के राज्य से आया। उसने खूबसूरत राजकुमारी और उसके मंत्रमुग्ध गीत की कहानियां सुनी थी। जब उसने राज्य में दुख देखा और चुड़ैल के जादू के बारे में जाना तो उसने मदद करने का फैसला किया। राजकुमार एड्रियन अपने साथ एक सुंदर गुलाब लेकर आए, यह जानते हुए कि यह अभिशाप को तोड़ सकता है। राजकुमार एड्रियन दयालु मुस्कान के साथ राजकुमारी क्रिस्टीना के पास पहुंचे और उन्हें गुलाब का फूल भेंट किया। यह आपके लिए राजकुमारी क्रिस्टीना, उसने कहा। मुझे उम्मीद है कि यह वह खुशी वापस ला सकता है जिसके आप और आपके लोग हकदार हैं। राजकुमारी क्रिस्टीना का हृदय आशा और कृतज्ञता से भर गया। उसने गुलाब लिया और तुरंत उसकी पंखुड़ियों से गुलाब जल बनाए। उसने बहुमूल्य गुलाब जल से अपने बाल धोए। उसे बड़ी राहत मिली। उसके बाल एक बार फिर लाल हो गए। उस रात राजकुमारी क्रिस्टीना अपनी बालकनी पर खड़ी थी। उसके लाल बाल चांद की रोशनी में चमक रहे थे। उसने गाना शुरू किया और सुनहरी चिड़िया उसके कंधे पर बैठकर उसके साथ शामिल हो गई। मधुर धुन पूरे राज्य में फैल गई और कई महीनों में पहली बार सभी लोग शांति से सोए। मॉर्गन को अपनी हार का एहसास हुआ। वह फिर कभी राज्य को परेशान करने के लिए वापस नहीं आई और अंधेरे में गायब हो गई। राजकुमारी क्रिस्टीना और राजकुमार एड्रियन करीबी दोस्त बन गए और समय के साथ उन्होंने शादी कर ली और इस तरह राजकुमारी क्रिस्टीना, राजकुमार एड्रियन और सुनहरी चिड़िया हमेशा खुशी से रहे। आज की कहानी जापानी मिथक लोक कथाओं से है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में ताकेतोरी नाम का एक बुजुर्ग बांस काटने वाला रहता था। ताकेतोरी अपने कोमल हृदय और कुशल हाथों के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। हर दिन वह बांस के जंगल में बांस काटने के लिए जाता था, जिससे वह फिर सुंदर टोकरियां और अन्य वस्तुएं बनाता था। वह अपनी पत्नी कागोया के साथ शांतिपूर्ण जीवन बिताता था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी और यही उनका एकमात्र दुख था। एक सुबह जब ताकेतोरी बांस के जंगल में घूम रहा था, उसने एक अजीब चमकता हुआ बांस का डंठल देखा। रोशनी धीमी थी, फिर भी वह सुबह के सूरज में तारे की तरह चमक रही थी। उत्सुकता से ताकेतोरी चमकते बांस के पास पहुंचा और उसे काटने का फैसला किया। जैसे ही उसने डंठल को काटा, वह अंदर एक छोटी सुंदर लड़की को देखकर आश्चर्यचकित रह गया, जो सिर्फ उसके अंगूठे जितनी थी। छोटी लड़की ने बेहतरीन रेशमी कपड़े पहने हुए थे और उसकी त्वचा चांदनी की तरह सफेद थी। उसने ताकेतोरी की ओर उज्ज्वल, बुद्धिमान आंखों से देखा।
आश्चर्य से ताकेतोरी ने धीरे से उस छोटी लड़की को बांस के डंठल से उठाया और उसे अपनी पत्नी के पास घर ले आया। बुजुर्ग दंपत्ति, जो इतने सालों से एक बच्चे की चाहत रखते थे, बहुत खुश थे। उन्होंने लड़की का नाम कागुया हिमे रखने का फैसला किया, जिसका अर्थ चमकती राजकुमारी है। ताकेतोरी और कागुया के लिए कागुया हिमे स्वर्ग से आया एक आशीर्वाद था। जिस पल से वह उनके जीवन में आई, उनका घर हंसी और प्यार से भर गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, कुछ असाधारण घटित हुआ। कागुया हिमे तेजी से बड़ी होने लगी। कुछ ही महीनों में वह एक छोटी बच्ची से एक सुंदर युवा महिला में बदल गई थी, जो सुंदरता और आकर्षण से भरपूर थी। कागुया हिमे न केवल सुंदर थी, बल्कि अपनी उम्र से कहीं अधिक दयालु और बुद्धिमान भी थी। ग्रामीणों को जल्द ही उसकी सुंदरता के बारे में पता चला और वे उसे स्वर्ग की राजकुमारी के रूप में बोलने लगे। उसके आकर्षण और सुंदरता की खबरें दूर दूर तक फैल गईं, यहाँ तक कि सबसे दूर के देशों तक भी पहुंच गए। देश भर से कई रईस और राजकुमार उसके विवाह के लिए हाथ मांगने के लिए गांव आए। कई दावेदारों के बावजूद कागुया हिमे ने शादी में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वह अपनी स्वतंत्रता को महत्व देती थी और अपने प्यारे माता पिता ताकेतोरी और कागुया के साथ रहना चाहती थी। हालांकि दावेदार दृढ़ थे और उत्तर के रूप में ना नहीं लेते थे। उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने से बचने के लिए कागुया हिमे ने उनमें से प्रत्येक को एक असंभव काम देने का फैसला किया और उस व्यक्ति से शादी करने का वादा किया जो इसे पूरा कर सकता है। पहला प्रेमी एक युवा राजकुमार था जो अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता था। कागुया हिमे ने उससे भारत के बुद्ध से प्रसिद्ध पत्थर का कटोरा वापस लाने के लिए कहा, एक ऐसा खजाना जिसे खोजना असंभव माना जाता है। राजकुमार ने कागुया हिमे का हाथ जीतने के दृढ़ संकल्प के साथ अपनी यात्रा शुरू की। हालांकि महीनों की खोज के बाद उसे एहसास हुआ कि यह काम असंभव था और वह खाली हाथ लौट आया और बहुत निराश हुआ। दूसरा प्रेमी एक धनी स्वामी था जिसे अपनी संपत्ति पर बहुत घमंड था। कागुया हिमे ने उससे उस पौराणिक पेड़ की एक डाली लाने को कहा जिस पर रत्नजड़ित फल लगे हों। स्वामी ने उसकी खोज में कोई कसर नहीं छोड़ी, जहाज और आदमी समुद्र पार भेजे। अंत में वह कागुया हिमे को धोखा देने की आशा से नकली रत्नों से सजी एक नकली डाली लेकर लौटा। लेकिन बुद्धिमान और समझदार कागुया हिमे ने चाल को समझ लिया और उसके प्रस्ताव को मना कर दिया। तीसरा प्रेमी एक विद्वान था जो प्राचीन ग्रंथों के अपने ज्ञान के लिए जाना जाता था। कागुया हिमे ने उसे आग के चूहे से बना कपड़ा ढूंढने के लिए कहा, एक पौराणिक कपड़ा जिसे आग से नहीं जलाया जा सकता था। विद्वान ने अनगिनत ग्रंथ और पांडुलिपियों की खोज की, लेकिन ऐसा कोई सुराग नहीं मिला कि ऐसा कपड़ा कहाँ मौजूद हो सकता है। अंत में वह भी असफल हो गया और उसे अपनी खोज छोड़नी पड़ी। अपने सभी चाहने वालों के उसकी चुनौतियों का सामना करने में विफल रहने के कारण कागुया हिमे खुश और संतुष्ट होकर अपने माता पिता के साथ घर पर रहे। हालांकि जैसे जैसे साल बीतते गए, कागुया हिमे को अपने दिल में गहरी उदासी महसूस होने लगी। वह काफी देर तक चंद्रमा को देखती रहती। ताकेतोरी और कागुया ने अपनी बेटी में बदलाव देखा और चिंतित हो गए। एक रात जब वे तारों से भरे आकाश के नीचे एक साथ बैठे थे, कागुया हिमे ने अंततः सच्चाई का खुलासा किया। उसने उन्हें बताया कि वह इस दुनिया की नहीं बल्कि चंद्रमा साम्राज्य की एक प्राणी है। कई साल पहले उसे उसके द्वारा किए गए एक अपराध की सजा के रूप में पृथ्वी पर भेजा गया था, लेकिन अब पृथ्वी पर उसका समय समाप्त हो रहा था और उससे जल्द ही अपने असली घर लौटना होगा। अपनी प्यारी बेटी को खोने के विचार से ताकेतोरी और कागुया का दिल टूट गया था। उन्होंने कागुया हिमे से रुकने की विनती की, लेकिन उसने समझाया कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। जैसे जैसे उसके जाने का दिन नजदीक आता गया, कागुया हिमे ने हर पल को संजोते हुए अपने माता पिता के साथ अपना समय बिताया। गांव वाले जो उससे प्यार करने लगे थे, उसके चले जाने की खबर से दुखी भी हुए। वे चमकती राजकुमारी की आखिरी झलक पाने की उम्मीद में उसके घर के बाहर जमा हुए। पूर्णिमा की रात को आकाश में तेज रोशनी भर गई। बादलों से बना एक रथ चंद्रमा के साम्राज्य से दिव्य प्राणियों को लेकर स्वर्ग से उतरा। प्राणी सुंदर और अलौकिक थे। उनकी उपस्थिति हवा में विस्मय और श्रद्धा की भावना भर रही थी। कागुया हिमे अपने बेहतरीन कपड़े पहनकर अपने भाग्य का सामना करने के लिए अपने घर से बाहर निकली। वह आंखों में आंसू लिए अपने माता पिता की ओर मुड़ी और उन्हें उस प्यार और देखभाल के लिए धन्यवाद दिया जो उन्होंने उसे दिया था। उसने आखिरी बार उन्हें गले लगाया और वादा किया कि वो हमेशा स्वर्ग से उन पर नजर रखेगी। भारी मन से कागुया हिमे ने रथ में कदम रखा और दिव्य प्राणी वापस चंद्रमा साम्राज्य की ओर चढ़ने लगे। जैसे जैसे वे ऊंचे और ऊंचे उठते गए, कागुया हिमे की उज्ज्वल रोशनी फीकी और फीकी होती गई, जब तक कि वह रात के आकाश में सिर्फ एक दूर का तारा बनकर गायब नहीं हो जाती।
ताकेतोरी और कागुया एक साथ खड़े होकर आकाश को तब तक देखते रहे जब तक कि रोशनी गायब नहीं हो गई। हालांकि उनके दिल दुख से भारी थे, वे जानते थे कि कागुया ही में अपने असली घर लौट रही। उस दिन के बाद से जब भी पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश में दिखाई देता, ग्रामीण चमकती राजकुमारी कागुया हिमे को याद करने के लिए इकट्ठा होते, जो उनके जीवन में रोशनी और खुशी लेकर आई थी। और भले ही वह अब उनके साथ नहीं थी, उसकी आत्मा रात में प्यार और आशा की किरण बनकर चमकती रही। आज की कहानी का शीर्षक है सुनहरा स्पर्श। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, मिडास नाम का एक राजा था। राजा मिडास बहुत अमीर था और उसके पास बहुत सारा सोना था, लेकिन वह हमेशा और अधिक सोना चाहता था। उसे दुनिया की किसी भी अन्य चीज से ज्यादा सोना पसंद था। एक दिन एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति राजा मिडास से मिलने आया। बुद्धिमान व्यक्ति ने देखा कि राजा मिडास को सोना कितना पसंद है और उसने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। बुद्धिमान व्यक्ति ने राजा मिडास की एक इच्छा पूरी करने की पेशकश की। राजा मिडास ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, मैं चाहता हूं कि मैं जो कुछ भी छूं वह सोने में बदल जाए। बुद्धिमान व्यक्ति ने उसे चेतावनी दी, क्या आप निश्चित हैं कि आप यही चाहते हैं? कभी कभी हम जो चाहते हैं वह आशीर्वाद से अधिक अभिशाप हो सकता है। लेकिन राजा मिडास निश्चित था। हाँ, यही मेरी इच्छा है, उसने कहा। बुद्धिमान व्यक्ति ने उसकी इच्छा पूरी कर दी और गायब हो गया। राजा मिडास बहुत उत्साहित था। उसने अपने बगीचे में एक फूल को छुआ और वह सोना बन गया। उसने अपनी मेज को छुआ और वह सोने की हो गई। वह अपने महल के चारों ओर दौड़ा, जो कुछ भी उसे दिखाई दिया उसे छुआ और सब कुछ सोने में बदल गया। राजा मिडास बहुत खुश हुआ, लेकिन जल्द ही राजा मिडास को भूख लगने लगी। उसने रोटी का एक टुकड़ा उठाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ वह सोने का हो गया। वह सोना नहीं खा सकता था। उसने पानी पीने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ में पानी सोना बन गया। राजा मिडास को चिंता होने लगी, वह बहुत भूखा प्यासा था। तभी उसकी प्यारी बेटी दौड़ती और हंसती हुई उसके पास आई। बिना सोचे समझे राजा मिडास उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ा। उसके गले लगाते ही वह एक सोने की मूर्ति में बदल गई। राजा मिडास का हृदय टूट गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी इच्छा एक भयानक गलती थी। राजा मिडास ने बुद्धिमान व्यक्ति को पुकारा और उससे सुनहरा स्पर्श वापस लेने की भीख मांगी। कृपया, मुझे अब यह उपहार नहीं चाहिए, मैं बस अपनी बेटी वापस चाहता हूं। बुद्धिमान व्यक्ति वापस लौटा और उसने देखा कि राजा मिडास कितना दुखी था। उसे राजा पर दया आ गई। बुद्धिमान व्यक्ति ने राजा मिडास को नदी पर जाकर हाथ धोने को कहा। राजा मिडास नदी की ओर भागा और अपने हाथ पानी में डाल दिए। जैसे ही उसने हाथ धोए, सुनहरा स्पर्श धुल गया। राजा मिडास वापस महल में पहुंचे। उसे खुशी हुई जब उसने देखा कि उसकी बेटी अब सोने की मूर्ति नहीं रही, वह जीवित थी और ठीक थी। राजा मिडास ने उसे कसकर गले लगाया और वादा किया कि वह फिर कभी लालची नहीं होगा। उस दिन से राजा मिडास ने उन चीजों की सराहना करना सीख लिया जो वास्तव में मायने रखती थी, जैसे कि उसका परिवार और जीवन की साधारण खुशियां। उसने फिर कभी अधिक सोने की कामना नहीं की और जो कुछ उसके पास था उसके लिए वह आभारी था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि लालच दुख का कारण बन सकता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम और अधिक चाहते हैं, लेकिन किसी चीज का बहुत अधिक सेवन फायदे से अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। हमारे पास जो कुछ है उसकी सराहना करना और यह समझना महत्वपूर्ण है कि सच्चा धन प्यार और खुशी से आता है, न कि केवल सोने और धन से। आज की कहानी का शीर्षक है बर्फ की रानी। तो आइए चलते हैं बर्फ के देश में। एक समय की बात है, उत्तर में एक देश में एक शक्तिशाली और रहस्यमयी रानी रहती थी, जिसे स्नो क्वीन के नाम से जाना जाता था। उसने बर्फ के एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया, जहां सर्दियां कभी खत्म नहीं होती थी और हमेशा ठंडी हवाएं चलती थी। उसका महल पूरी तरह से चमचमाती बर्फ से बना था। स्नो क्वीन खूबसूरत थी, लेकिन उसका दिल बर्फ की तरह ठंडा था। पास के एक गांव में काई और ग्रेरा नाम के दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे। वे अविभाज्य थे, हर पल एक साथ बिताते थे, खेतों और बगीचों में खेलते थे।
काई चमकती आंखों और गर्मजोशी भरी मुस्कान वाला एक उज्जवल लड़का था, जबकि ग्रेडा एक दयालु लड़की थी जिसमें सौम्य भावना और फूलों से प्यार था। सर्दियों के एक दिन जब काई और ग्रेडा बर्फ में खेल रहे थे, एक भयावह घटना घटी। स्नो क्वीन अपने बर्फीले महल में अपने जादुई आईने से दुनिया को देख रही थी। यह आईना कोई साधारण शीशा नहीं था। इसमें प्रतिबिंबित होने वाली हर चीज को खराब करने की शक्ति थी, जिससे सुंदर चीजें बदसूरत और अच्छी चीजें बुरी दिखाई देती थी। दर्पण से एक टुकड़ा रेत के कण जितना छोटा उड़कर काई की आंख में समा गया। एक और टुकड़ा उसके हृदय में लगा। तुरंत दुनिया के बारे में काई का नजरिया बदल गया और उसका दिल ठंडा और संवेदनाहीन हो गया। ग्रेडा और अन्य ग्रामीणों के प्रति काई का व्यवहार काफी बदल गया। वह क्रूर और घमंडी हो गया। वह ग्रेडा का मजाक उड़ाता था और उन चीजों को तोड़ने में आनंद लेता था जो कभी उसके लिए कीमती थी। ग्रेडा का दिल टूट गया था। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके प्रिय मित्र के साथ क्या हुआ था। एक दिन जब काई गांव के पास स्लेडिंग कर रहा था, तो उसका सामना सफेद कपड़े पहने एक खूबसूरत महिला से हुआ, जो रेनडियर द्वारा खींची जा रही एक शानदार स्लेज पर सवार थी। यह स्नो क्वीन थी। स्नो क्वीन ने कई पर जादू किया और उसे अपने वश में कर लिया। उसने काई को एक सवारी की पेशकश की और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे स्वीकार कर लिया। स्नो क्वीन उसे अपने बर्फीले महल में ले गई। उसके जादू के तहत काई ग्रेडा और गांव के बारे में सब भूल गया। गांव में वापस काई के लापता होने से ग्रेडा परेशान हो गई। वह उसे बहुत याद करती थी और समझ नहीं पाती थी कि वह इतना क्यों बदल गया है। अपने दोस्त को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर वह ठंड और आगे आने वाले खतरों के बावजूद एक साहसी यात्रा पर निकल पड़ी। ग्रेडा की यात्रा लंबी और कठिन थी। उसने अंधेरे जंगलों, जमी हुई नदियों और बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच यात्रा की। रास्ते में उसे कई दयालु और जादुई प्राणियों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उसकी खोज में उसकी मदद की। सबसे पहले उसकी मुलाकात एक बुद्धिमान बूढ़ी महिला से हुई, जो फूलों के बगीचे में रहती थी, जो सर्दियों की ठंड को भी सहन करती थी। बूढ़ी औरत ने ग्रेडा को अपने साथ रखने की कोशिश की, लेकिन काई के लिए ग्रेडा का प्यार बहुत गहरा था और उसने अपनी यात्रा जारी रखी। इसके बाद ग्रेडा की मुलाकात एक कौवे से हुई, जिसने उसे एक भव्य महल में ले जाया। उसने सोचा कि काई वहां हो सकता है, लेकिन यह एक दयालु राजकुमार और राजकुमारी का महल था, जो हालांकि काई को नहीं जानते थे। उन्होंने ग्रेडा को उसकी खोज जारी रखने के लिए गर्म कपड़े और एक सुनहरी गाड़ी प्रदान की। जैसे ही वह उत्तर की ओर आगे बढ़ी, ग्रेडा को लुटेरों के एक गिरोह का सामना करना पड़ा। उन्होंने उसे पकड़ लिया, लेकिन सबसे कम उम्र की डाकू लड़की ने ग्रेडा की बहादुरी और दृढ़ संकल्प से प्रभावित होकर उसकी मदद करने का फैसला किया। डाकू लड़की ने ग्रेडा को रिहा कर दिया और उसे बेन नाम का एक हिरन दिया, जो स्नो क्वीन के महल का रास्ता जानता था। बेन और ग्रेडा ने बर्फीली भूमि के माध्यम से तेजी से यात्रा की। वे स्नो क्वीन के महल में पहुंचे। ग्रेडा का दिल डर से धड़क रहा था, लेकिन काई के प्रति उसकी सच्ची दोस्ती ने उसे ताकत दी। जैसे ही वह महल में दाखिल हुई, उसने काई को जमी हुई झील पर बैठा पाया, जो तेज बर्फीले अक्षरों से एक शब्द बनाने की कोशिश कर रहा था। स्नो क्वीन ने उससे वादा किया था कि अगर वह अनंत काल शब्द बना सके तो उसे आजादी मिलेगी, लेकिन उसकी आंख और दिल में फंसे जादुई आईने के टुकड़े की वजह से वह सफल नहीं हो रहा था। अपने दोस्त को ऐसी हालत में देखकर ग्रेडा काई के पास दौड़ी और रोते हुए उसे गले लगा लिया। उसके गर्म आंसू काई की छाती पर गिरे और उसके दिल में जादुई आईने के टुकड़े को पिघला दिया। जैसे ही उसके दिल से आईने का टुकड़ा निकला, काई को दर्द हुआ और वह रोने लगा। उसके आंसुओं ने उसकी आंख का टुकड़ा निकाल दिया। धीरे धीरे उसने ग्रेडा को पहचान लिया और एक बार फिर उनकी दोस्ती की गर्माहट महसूस। काई और ग्रेडा को एक साथ खोजने के लिए स्नो क्वीन अपने महल में लौट आई। वह गुस्से में थी, लेकिन ग्रेडा के प्यार और सच्ची दोस्ती ने पहले ही उसका जादू तोड़ दिया था। ऐसी गर्मजोशी और दयालुता की उपस्थिति में स्नो क्वीन की शक्तियां कमजोर होने लगी। उसका बर्फीला महल पिघलने लगा और वह इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकी।
जब महल उनके चारों ओर ढह रहा था, काई और ग्रेडा एक दूसरे का हाथ पकड़कर भाग गए। बेन बाहर उनका इंतजार कर रहा था, उन्हें सुरक्षा में वापस ले जाने के लिए तैयार था। वे वापस गांव की ओर निकल पड़े, जहां वसंत की गर्मी लौटनी शुरू हो गई। बर्फ पिघल गई, फूल खिल गए और ग्रामीणों ने काई और ग्रेडा की वापसी पर खुशी मनाई। दोनों दोस्त एक बार फिर साथ हो गए और काई का दिल ग्रेडा के अटूट दोस्ती और बहादुरी के लिए कृतज्ञता से भर गया।